जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट द साइंस सेकंड। तो आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करें साइंस सेकंड का पार्ट, यानी उसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। You know student, we already studied about the heredity. What is the heredity, genetic materials, DNA, RNA in 9th standard. Okay, and I told you at that time genetic materials means DNA, RNA, biotechnology. That part, sorry, those part is very important. तब मैंने आपको बोला ही था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 10th में इन फ्यूचर में आप जब साइंस लोगे तभी आपको काम आने वाले हैं। ओके, सपोज इन केस आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं, मैडम हमने किया था बट अभी याद नहीं है, सब पूरा ब्लैंक हो गया, डोंट वरी, सब यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ। बट आपका एक्चुअली द कंडीशन यही है कि आपको हर एक वीडियो अच्छे से देखना है और लास्ट तक देखोगे तभी आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलो देन शैल वी स्टार्ट नाउ। सो देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यू नो अबाउट द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है ये हमने 9th में देखा था। हेरिडिटी यानी कि सिंपल में कि जो चेंजेस होते, चेंजेस मीन्स इन दैट कि पेरेंट में जो कुछ कैरेक्टर होते कि जो उनके जो किड्स होते हैं उनके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके मम्मी पापा है कि उनके अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मैं मम्मी की तरह दिखता हूँ, पापा की तरह बोलता हूँ, समथिंग वगैरह, जो कि क्वालिटीज वगैरह होती है, दिखना वगैरह होता है कि आज लाइक। तो ये जो यहाँ पे ट्रांसफर होके आते हैं तो हेरिडिटी होते हैं। तो सेम वैसे के वैसे आते हैं क्या हम, यानी कि एग्जैक्ट वैसे दिखते हैं क्या? नो, तो थोड़ा चेंजेस भी होता है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बोला कि पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा के कैरेक्टर आते हैं, तो सभी के सभी कैरेक्टर आते हैं क्या स्टूडेंट? नहीं, उसमें से कुछ ही कैरेक्टर आते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा चेंजेस भी होता है, यानी इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन तो बाद में बताने वाले, पर यहाँ पे इन शॉर्ट में सिर्फ इवोल्यूशन यानी क्या है कि उसमें ज्यादातर चेंजेस होना। यानी क्या, देखो जैसे कि आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर यानी कि दादा दादाजी होंगे, उनसे शार्प होंगे आपके मम्मी पापा, और मम्मी पापा की शार्प आप क्या होंगे, आप ज्यादातर शार्प होंगे। तो ये जो चेंजेस होते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए इवोल्यूशन। ठीक है, अभी ज्यादातर आपको इवोल्यूशन के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सेपरेट जब आएगा तब मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ। ओके, सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अवर द मेन टॉपिक हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। सो हेरिडिटी मीन्स व्हाट? हेरिडिटी मीन्स यानी क्या है? चेंजेस। यानी क्या? हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स द जीन्स, जो कि जीन्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। द कैरेक्टर्स, यहाँ में से बोलते हैं कैरेक्टर्स ट्रांसफर, द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम one generation to next generation या other generation। ओके, या सिंपल आप ऐसे बोल सकते हैं पेरेंट टू किड्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी यहाँ हमें जैसे कि डीएनए आरएनए ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया था। अभी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, यू नो द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक्चुअली दिस इज वेरी वास्ट फील्ड। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है, यानी कि इससे रिलेटेड बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है या अदर कुछ है। तो ये भी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं हेरिडिटी। अभी यहाँ पे ये जो एग्जैक्ट बताने वाले थे, यानी कि हु इज द पायनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, तो वो है हमारे यहाँ पे जे यानी कि मेंडेल। यू नो मेंडेल सबको पता है कि नहीं? मेंडेल सर, जे मेंडेल, इट्स द पायोनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। इनको याद रखना है स्टूडेंट। यू नो मेंडेल, जे मेंडेल। ओके, मेंडेल जिनको हमने 9th में देखा था, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद आया होगा। देखो मेंडेल ने तो सबसे पहले यहाँ पे स्टडी किया था मेंडेल ने, तो बाकी यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं थे क्या? थे, पर यहाँ पे एक्चुअल उन्हें प्रूफ किया था, यानी एग्जैक्ट किया तो वो ही प्रूफ कर सके थे, तो इसलिए उनको यहाँ पे पायनर बोलते हैं, मॉडर्न जेनेटिक। तो यहाँ पे
इनके सबको याद नहीं तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड वाला पार्ट उन्होंने लिया था, यानी उन्होंने क्या किया था, पाइसम सटाइवन यानी कि जो हमारा पी प्लांट था वो लिया था। यानी पी प्लांट में उन्होंने यहाँ पे जैसे कि ये जो यहाँ पे मेल है यानी कि फादर है और यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पे कैरेक्टर यानी कि सीड्स लेते, यानी सीड के अंदर की कुछ कैरेक्टर, यहाँ सीड के अंदर कुछ कैरेक्टर है और यहाँ पे बन के आता समथिंग कुछ नहीं। जैसे कि आपको बताया था कि डोमिनेंट और रिसीव कैरेक्टर, तो इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर है, पर दोनों में के दोनों को दोनों के दोनों कैरेक्टर दिखेंगे क्या, नहीं। मान लो अभी इसके पास दो कैरेक्टर आ गए, तो अभी यहाँ पे जो न्यू जब ये पेरेंट होगा तो इसके आगे जो न्यू निकल के आएंगे तो उनके अंदर जो छुपे कैरेक्टर है वो बाहर आएंगे। यानी कि इन शॉर्ट में हम देखते हैं कुछ ऐसे पेरेंट होते हैं कि जिनकी हाइट कम होती है पर बच्चे टॉलेस्ट होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दिखने में बहुत सुंदर होते पर उनके बच्चे थोड़े सावले होते हैं या थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नहीं ऐसा। तो ये क्या होता है यहाँ पे, यानी कि उनके अंदर जो कैरेक्टर छुपे होते हैं वो बाद में बाहर निकल के आते हैं। यही तो मेंडल ने पूरा यहाँ पे बताया था, जो 90 हमने पूरा क्लियर किया था। ओके, तो स्टूडेंट देखो अभी ज्यादातर मैं आपको बता नहीं सकती कि बेसिक क्या है, यानी बताने के लिए बहुत सारा है पर यहाँ पे टाइम लिमिटेशन है और ज्यादा जैसे कि 10 से रिलेटेड जो पार्ट है वहीं पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे मेंडल ने क्या बताया था इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया, तो इनको याद रखना है, ये 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं जो आपको लिख के देती हूँ यहाँ पे, तो हर एक पार्ट आपको लिखना है बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टडी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कीवर्ड से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक ये स्टडी खत्म हुआ क्या, नो, स्टिल द प्रोसेस इज, हम ऐसे बोल सकते हैं स्टिल द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू, जैसे कि अभी भी इसके अंदर कुछ प्रोसेस होके रही है यानी कि चल रही है। तो अभी इसके बाद यानी कि ये तो होता है 18th सेंचुरी में, तो 18th सेंचुरी के बाद यहाँ पे 19th सेंचुरी में यानी कि 1901 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम यहाँ पे था ह्यूगो डी वारिस। तो ह्यूगो डी वारिस उन्होंने यहाँ पे म्यूटेशनल थ्योरी के बारे में हमें बताया था। व्हाट इज द म्यूटेशनल थ्योरी, एक्चुअली म्यूटेशन के बारे में एक छोटी सी कंसेप्ट आपको 9th में थी, अभी वो क्या है, तो जैसे कि ये भी क्लीन कर रही हूं मैं, म्यूटेशन यानी म्यूटेशनल जो थ्योरी थी वो ने एक्सप्लेन करी थी। सी देखो भी यहाँ पे अभी फर्स्ट आए थे 1901 में, जिनका नाम यहाँ पे था ह्यूगो डी वारिस। ठीक है, ह्यूगो डी वारिस। तो अभी यहाँ पे तो जैसे कि ह्यूगो डी वारिस उन्होंने यहाँ पे बताया था, दे ऑब्जर्व या दे एक्सप्लेन अबाउट द म्यूटेशनल थ्योरी। यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, व्हाट इज द म्यूटेशनल थ्योरी। ओके, म्यूटेशन, ये म्यूटेशन यानी क्या होता है आगे आने वाला है आपको, पर फिर भी आपकी इन शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि देखो कुछ पेरेंट्स अच्छे होते हैं पर हम ऐसे देखते हैं कि उनके बच्चे थोड़े से कहीं उनके अंदर कुछ फॉल्ट होता है आंखों में या समथिंग कहीं बॉडी में, जैसे कि हाथों के फिंगर है उनको 6 फिंगर होते हैं या 4 फिंगर होते हैं, ऐसे समथिंग कुछ यहाँ पे क्या होता है कि डिसऑर्डर्स हम बोल सकते हैं, वैसे कुछ होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन क्या है कि जब कोडिंग होती है यानी डीएनए की तब इसके अंदर कुछ फॉल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। अभी ज्यादातर मैं बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि म्यूटेशन पार्ट आपको आगे आने ही वाला है। ओके, देन that time I will explain you deeply what is the mutational theory. Okay student, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ म्यूटेशन थ्योरी के बारे में हमें एक्सप्लेन करा था। उसके बाद यहाँ पे मीनवाइल 1902 में, उसके बाद यहाँ पे कि बाकी साइंटिस्ट भी तो स्टडी कर रहे थे, तो उसमें से 1902 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम यहाँ पे था वॉल्टर सटन जिन्होंने यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में हमें एक्सप्लेन करा था। वॉल्टर सटन जिन्होंने यहाँ पे स्टडी करा था पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रास होपर्स। तो यहाँ पे ग्रास होपर के अंदर क्रोमोसोम्स, अभी यहाँ पे देखो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ग्रास होपर सी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, you know क्रोमोसोम
जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज नॉट सॉरी व्हाट इज क्रोमोसोम, ऐसे नहीं, हमारे ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, बता सकते हैं यहाँ पे? चलो अगर पता है आपको तो जल्दी से मुझे कमेंट करो कितने होते हैं। ओके, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, यानी एक्चुअल में ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर पेयर में लिया जाए तो 23 होते हैं। अभी यहाँ पे देखो कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सब जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर सेम क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ये नाइट में हमने देखा था, ठीक है। और हमने यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम में जो चेंजेस होते हैं इसके उसके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट रीजन हमारे कुछ डिसऑर्डर्स फॉर्म होते हैं, उनके बारे में हमने वहां पे देखा था, सिकल सेल्स वगैरह, एनीमिया वगैरह, वो पार्ट हमने देखा था, ठीक है। चलो, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स ऑफ ग्रासहोपर। तो ने यहाँ पे वॉल्टर सटन जो है उन्हें यहाँ पे क्रोमोसोम है किसके अंदर, ग्रासहोपर के अंदर जो क्रोमोसोम से पेयर ऑफ क्रोमोसोम उनकी स्टडी करी थी, और स्टडी करने के बाद उन्हें यहाँ पे बताया था हमें कि जो जीन्स, अभी यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स के सेम दिखते हैं उनके बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया माइंड में। तो ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीन्स, यू नो जीन्स, जीन्स यानी वो वाले जीन्स नहीं, ये जीन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो जीन्स। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ जीन्स यहाँ पे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं यहाँ पे, या डीएनए वगैरह हम चेक करते हैं। ओके, जैसे कि आपने सीआईडी में देखा होगा, अगर कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, अरे चलो डीएनए लेते हैं, डीएनए की वजह से यहाँ पे पता चलता है कि वो किसके रिलेटिव है या नहीं, ऐसे कुछ होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सिंपल में कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ आपको। देखो ये मैंने यहाँ पे निकाला है क्रोमोसोम, ठीक है, आगे आपको क्रोमोसोम की पेयर आने वाली है, तो मैं ऐसे निकाल देती हूँ क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा याद आया होगा। अब ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना है यहाँ पे डीएनए से, डीएनए स्ट्रैंड में से, और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, ये माइंड में फिट कर लेना है। ओके, और ये सब होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, क्लियर। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर। अभी सेल कहाँ है, व्हाट इज सेल, अभी ये मत पूछो क्योंकि इट्स वेरी बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे यही बताया था कि जैसे हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ जीन्स कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, तो ये कैसे होता है यहाँ पे, यानी कि क्रोमोसोम, तो ये जो जीन्स है, तो ये जो जीन्स है वाया क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्रोमोसोम के थ्रू जो हम ऐसे बोलते हैं जो जीन्स है हमारे, तो जीन्स जो यहाँ पे कि क्रोमोसोम के थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू द क्रोमोसोम दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जो कि यहाँ पे वॉल्टर सटन ने यहाँ पे बताया था। इतना याद रखना है। अभी आपको ये एक्सप्लेनेशन में नहीं आने वाला स्टूडेंट, बट ये जो साइंटिस्ट है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, चलो इसलिए मैं आपको ज्यादातर डीप में नहीं बता रही हूँ ना। उसके बाद यहाँ पे 1944 में, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 1944 में 3 साइंटिस्ट आए थे, यहाँ पे उनको बोला है कि ट्रायो या ऐसे कुछ बोलते हैं। तो 3 साइंटिस्ट है जिनका नाम यहाँ पे था ओस्टवॉल, देन उसके बाद माइकलेन, सॉरी नॉट माइकलेन, इट्स यहाँ पे सॉरी ओस्टवॉल थे यहाँ पे, देन कुलिन थे, और उसके बाद यहाँ पे था मैकलेन। मैकलेन एक्चुअली थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है तो याद भी नहीं रहता यहाँ पे, और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी उनका अलग सा है। ओस्टवॉल, ओस्टवॉल, देन उसके बाद थे मैकलेन, देन एंड लास्ट वन इज कुलिन, कुलिन, ओके, मैकलेन, ओके। चलो सॉरी यहाँ पे मैकलेन, मैकलेन नो, मैकलेन, इट्स मैकलेन, ठीक है, ओस्टवॉल। चलो तो यहाँ पे जैसे कि ओस्टवॉल है, मैकलेन है, कुलिन है, तो यहाँ पे उन्होंने तीनों ने यहाँ पे एक स्टडी करा था, और स्टडी में उन्होंने यहाँ पे जैसे कि बताया था कि इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउ द डीएनए, डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल्स, ये याद रखना है। लिसन स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स आपके डीएनए, डीएनए और आरएनए, डाई राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो ये जो यहाँ पे डीएनए आरएनए ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स है। तो उन्हें यहाँ पे यही बताया था कि डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल्स,
डीएनए प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्ट वायरसेस, यानी कि वायरस होते ऐसे नहीं, जैसे कि इन शॉर्ट में कि डीएनए प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स, यानी कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सबके अंदर यहाँ पे डीएनए होते, बट वायरस जैसे कि कोरोना वायरस, जो कि हम सबको पता है, तो वायरस यहाँ पे एक्सेशनल यानी कि वो बाद में आते, पर वो होते या नहीं वो कोई बात नहीं, पर डीएनए मस्ट है, यानी वो हमारे बॉडी के अंदर होने ही चाहिए, जो को ने यहाँ पे स्टडी करके बताया था। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1961, तो यहाँ पे पूरा स्टडी चल रहा था, बाकी साइंटिस्ट आ रहे थे, ये प्रोसेस चल रही है। देन उसके बाद इन 1961 में यहाँ पे फ्रेंच के दो, यानी कि यहाँ पे फ्रेंच के दो साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम यहाँ पे था जाकोब और जैकोब एंड जैक। ओके, जाकोब और जैक, तो उन्हें यहाँ पे जैसे कि आगे आपको प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट आने वाला है, तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे क्या होता है, द प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म इन अवर बॉडी, प्रोटीन synthesis produce in our body with the help of DNA. Listen students, यानी क्या है प्रोटीन सिंथेसिस, आगे आने वाला है। प्रोटीन यानी हमारे माइंड में इतना आता है कि डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जो प्रोटीन वगैरह हम खाते हैं वगैरह, वो नहीं स्टूडेंट। प्रोटीन सिंथेसिस आपको सेकंड चैप्टर में आने वाला है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी क्या होता है इन शॉर्ट में, कि देखो जैसे कि बॉडी के अंदर फिटस से पहले जैसे कि जाइगोट होता है, ठीक है, यानी जो बेबी फॉर्म होता है, तभी यहाँ पे क्या होता है कि इसके छोटे छोटे यानी क्या होता है, हार्ट होता है, नोज होता है, ये छोटे छोटे जो बॉडी पार्ट्स है, वो यहाँ पे क्या होता है कि मदर के यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि मदर के पेट के अंदर जो यहाँ पे कि ये जाइगोट यानी कि धीरे धीरे ये फिटस के फॉर्म में जा रहा होता है। तब होता क्या है कि ये बिकॉज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी क्या है, जैसे कि आंखें बन रही है तो समथिंग वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं कि आंखों के बारे में, आईज के बारे में, तो वो वहां पे ट्रांसफर होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे आइस फॉर्म होती है, जैसे मम्मी पापा के होते हैं वैसे यहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर के वैसे होते हैं, बोन्स होते हैं, वॉट एवर, तो ये सब प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। एंड ड्यू टू अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो फीटस यहाँ पे फॉर्म होके निकलता है। तो यहाँ पे जब वो बाहर निकलता है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होते क्या स्टूडेंट, होते हैं, जिसे इन शॉर्ट में जैसे बोला यहाँ पे अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस जो हमें यहाँ पे सेकंड चैप्टर में देखने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है, जैसे कि इन शॉर्ट में आपको बताते हैं, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं। देखो आप जब छोटे होंगे तब आपकी यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका आवाज है, वो थोड़ा चेंज होगा, जैसे कि आप बड़े हो गए तो आपके बॉडी के अंदर जो अलग अलग से चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स यानी क्या है, इन शॉर्ट में प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे बॉडी के अंदर अभी भी है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म होता है तो वहां पे कौन हेल्प करता है कि डीएनए वहां पे हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो स्टडी की थी उन्हें यहाँ पे जैकोब और जैक उन्हें यहाँ पे बताया था, 1960 में उन्हें यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था। तो यहाँ तक और जो प्रोसेस है अभी भी चल रही है कि जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी जो 9 चैप्टर में हमने 9 स्टैंडर्ड में लिया था, हाइब्रिडेशन वाला पार्ट, तो वो जो पार्ट है यानी ये अभी भी चल रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। सो वही यहाँ पे देख रहे हैं हमें व्हाट इज द जेनेटिक साइंस। तो ये जेनेटिक साइंस क्या है, एक्चुअल में ये जो जेनेटिक साइंस है अभी यहाँ पे बहुत सारे डिमांड में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जेनेटिक साइंस, ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये लिख लो क्योंकि आपके बुक में दिया है, बट यहाँ पे थ्योरी वाइज दिया है, तो ये थोड़ा आप ऐसे लिखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट जेनेटिक साइंस, ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे जेनेटिक साइंस, व्हाट इज द हेरिडिटी या व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पे व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी स्टडी अबाउट जेनेटिक साइंस, जेनेटिक मटेरियल्स। अभी यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारा इसमें डिमांड भी है, तो क्यों यहाँ पे, इट्स बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्यों इतना डिमांड है, बिकॉज यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक साइंस, वी कैन फॉर्म द, या वी कैन डू द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, वी कैन डू द
डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। तो इतना ही क्या, नो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होता है। देन उसके बाद यहाँ पे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, या हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन या अवॉइडिंग डिसऑर्डर्स, प्रिवेंटिंग डिसऑर्डर्स। जो डिसऑर्डर्स अभी यहाँ पे हो रहे हैं डिसऑर्डर्स, जैसे कि कोरोना था जो भी यहाँ पे वैक्सीनेशन की वजह से पूरा खत्म हो गया है। ओके, तो वैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है वो यहाँ पे हम खत्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो उतना यहाँ पे काम है क्या, नहीं। देयर इज ऑल्सो यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड, या हम ऐसे बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एनिमल्स यानी देखो प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी 9 में हमने लिया था। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि टोमेटो पोटैटो दोनों एक ही यहाँ पे एक ही पेड़ पे आ रहे हैं, या हम ऐसे देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर का प्लांट है, उस पे अलग अलग फ्लावर यानी कि अलग अलग कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जितने यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहे हैं ये सब यहाँ पे हाइब्रिडेशन में ही तो आ रहे हैं, ग्रेन्स वगैरह, तो ये हाइब्रिडेशन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स में तो यहाँ पे क्लोन्स वगैरह, क्लोनिंग वाला पार्ट आपने 9th में देखा था, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पे प्लांट पे, एनिमल में। तो यहाँ तक ही ये क्या, नो इट आल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, गुड माइक्रोब्स, बैड माइक्रोब्स, यहाँ पे हमने 9th में देखा था फर्स्ट टर्म में यहाँ पे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पनीर हम बनाते हैं, या कुछ जूस होते हैं, कुछ जो शेजवान चटनी है, या अलग अलग से जो चटनी होती है, फ्रूट्स सॉरी नॉट यहाँ पे फ्रूट जाम होता है, तो अलग अलग से जो यहाँ पे चटनी वगैरह पैकिंग में आती है, जो डीमार्ट पे वगैरह हम लेके आते हैं, तो वहाँ उसके अंदर अलग अलग से माइक्रोब होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ माइक्रोब यहाँ पे क्या है, अलग अलग से इंडस्ट्री में, जैसे कि बेकरी इंडस्ट्री में माइक्रोब यूज करते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे केक होता है, ब्रेड होता है, ऐसे अलग अलग से यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो ये क्या होता है, यानी कि इट्स ऑल्सो यूज इन अ बिग फॉर्म, यानी कि इंडस्ट्री में ये सब यूज होता है, यानी कि इन शॉर्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जेनेटिक साइंस यानी जेनेटिक मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादातर डीप में हमें जाना नहीं है, अगर 1 मार्क के लिए आ गया तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है। अभी यहाँ पे एक्चुअल में हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, यहाँ पे ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या है, TRNA, MRNA, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं, ठीक है। अभी लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्लियर हो गए, ये मेरा मेन मोटो है, ठीक है। पर मेरी आपको यही शिकायत है, आप पूरा वीडियो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। चलो आज के लिए हम यही रुकते हैं, थैंक यू।